वी आर गोइंग टू कवर सम एडवांस टॉपिक्स, जिसमें कंप्यूटर विजन जो है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। एंड इंशाल्लाह वी विल आल्सो कवर सम एस्पेक्ट्स ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो जो मॉडल हम देखने जा रहे हैं जनाब, उसको हम कहते हैं कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स। कॉन्वनेट भी कहा जाता है बाज़ जगहों पे। तो जब भी हम कंप्यूटर विज़न की बात करते हैं और डीप लर्निंग की बात करते हैं, तो डीप लर्निंग में जो मॉडल कंप्यूटर विज़न के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स बाय डिफ़ॉल्ट ये अज्यूम किया जाता है। अगर आप डीप लर्निंग में कंप्यूटर विज़न की बात कर रहे हैं तो कॉन्वनेट जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा। और इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिसको सॉल्व किया जाता है, जिसमें से जो है एक प्रॉब्लम जो है इमेज क्लासिफिकेशन की है, जो कि हमारा फोकस होगा भी। तो इमेज क्लासिफिकेशन का मतलब ये है, अगर आपको कोई इमेज दिखाई जाए और आपसे पूछा जाए कि आप बताएं कि ये इमेज जो है मेल की है या फीमेल की है, तो वो क्लासिफाई करके बता सके आपको कि ये मेल की पिक्चर है। तो क्लासिफिकेशन का मतलब ये है कि आप किसी भी इमेज को जो आपकी फ़िक्स कैटेगरीज़ हैं उनमें से किसी पे मैप करना। तो इमेज क्लासिफिकेशन, ऑब्जेक्ट क्लासिफिकेशन टर्म बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। तो किसी पिक्चर को देख के बताना कि ये कैट की पिक्चर है या डॉग की पिक्चर है, तो ये इमेज क्लासिफिकेशन कहलाती है। तो चलते हैं हम थोड़ा सा जो है इसको बनाने की कोशिश करते हैं कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स को, और फिर हम समझेंगे पूलिंग की लेयर लगाई, फिर कॉन्वोल्यूशन की, फिर मैक्स पूलिंग की, फिर कॉन्वोल्यूशन की। तो जनाब बहुत सारी तरह की लेयर्स होती हैं। जैसे अभी तक हमने जो है डेंस को देखा था। डेंस के अलावा आपके पास कॉन 2D की लेयर है, मैक्स पूलिंग की लेयर है, फ्लैटन की लेयर है, ड्रॉप आउट की लेयर है। ठीक है, इसके अलावा LSTM की लेयर हम देखेंगे, RNN की लेयर है, GRU की लेयर है, एंड सो ऑन। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयर्स जो कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इनमें होता क्या है, ये काम कैसे करते हैं, ऑब्वियसली इनकी वर्किंग में फ़र्क होगा। वो क्या फ़र्क है वो भी हम देखते हैं। ठीक है, तो जिस तरीके से हमने पहले बनाया था सीक्वेंशियल के बाद डेंस लगा लगा के, हमने जो है बहुत सारी लेयर्स लगा के जो है मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग परफॉर्म की थी। यहाँ पे हमने जो है कॉन्वोल्यूशन और मैक्स पूलिंग की लेयर्स लगाई हैं। ठीक है, और उसके बाद हम जो है दोबारा से जो है डेंस लेयर लगा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम फ्लैटन कर रहे हैं। ठीक है जनाब, एक्चुअली कॉन्वोल्यूशन की जो लेयर्स हैं और मैक्स पूलिंग की जो लेयर्स हैं, ये लेयर्स जो है फीचर एक्सट्रैक्शन का काम कर रही हैं। दीज लेयर्स आर परफॉर्मिंग फीचर एक्सट्रैक्शन पार्ट। जब हमारी फीचर्स निकल जाएंगे फिर हम जो है क्लासिफिकेशन परफॉर्म कर रहे हैं। डेंस इज यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन टास्क हियर। एक्चुअल क्लासिफिकेशन अभी भी डेंस ही कर रही है, लेकिन ये जो लेयर्स हैं कॉन्वोल्यूशन की, मैक्स पूलिंग की लेयर्स, ये फीचर एक्सट्रैक्शन में आपकी हेल्प कर रही हैं। ठीक है जनाब, तो अब ये कैसे हेल्प कर रही हैं अभी हम देखते हैं। उसके बाद जो है हमने आ, वही काम करना है, डेटा अपना लोड करना है। लोडिंग द डेटा। कीरास के अंदर माय डियर स्टूडेंट्स डिफरेंट डेटा सेट्स मौजूद हैं, जैसे एमनेस्ट मौजूद है। इसके अलावा हमारे पास जो है मुख्तलिफ मॉडल्स भी मौजूद हैं।
और बहुत सारे तरह के हमने जो है देखा था। बोस्टन हाउसिंग डेटा सेट मौजूद था और IMDb का डेटा सेट मौजूद था। तो हमने जो है ये डेटा लोड किया। जब हमने ये डेटा लोड किया तो हमें जो है कुछ ट्रेनिंग की इमेजेस मिली, कुछ टेस्टिंग की इमेजेस मिली, कुछ ट्रेनिंग के लेबल्स मिले, कुछ टेस्टिंग के लेबल्स मिले। तो हमने इसको डेटा को लोड कराया और अब इस डेटा को हमने जो है यूज़ करते हुए मॉडल को ट्रेन कराना है। तो पहला काम तो हमने ये किया, जो हमारी इमेजेस हैं उसको हमने जो है 3 डायमेंशनल इमेज में कन्वर्ट कर दिया। 28 बाई 28 बाय 1। नॉर्मली हमारी इमेजेस जो है R, G और B, रेड, ग्रीन, ब्लू पर मुश्तमिल होती हैं, ठीक है। तो हमारे इमेज के जो है 3 चीज़ें होती हैं जो कि देखी जाती हैं, विड्थ, हाइट और आपके पास RGB में से कौन सा चैनल है, ठीक है। तो विड्थ कह लें या एक्स पोजीशन कह लें, वाई पोजीशन कह लें। तो एक बड़ी सी जो इमेज है, क्योंकि हमारे पास होती हैं नॉर्मली, लेकिन अगर कलर्ड इमेज ना हो, ग्रे स्केल इमेज हो, तो उसमें जो है सिर्फ एक ही चैनल होता है, ठीक है। इसके बाद हमने इमेज को नॉर्मलाइज कर दिया, 255 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि पिक्सल की जो वैल्यूज़ होंगी वो हाईएस्ट वैल्यू 255 होगी। तो अगर हम 255 से डिवाइड कर दें तो पिक्सल की तमाम वैल्यूज़ जो है 0 और 1 के बीच में आ जाएंगे। हम इसको कहेंगे नॉर्मलाइजेशन का स्टेप हमने परफॉर्म किया। यहाँ पर हमने क्या किया है, इमेज को 3 डायमेंशन में लेकर आए, क्योंकि ये ग्रे स्केल इमेज है। तो ग्रे स्केल इमेज में एक ही चैनल होता है, ठीक है जनाब। इसी तरीके से टेस्ट इमेज में हमने यही काम किया। इसके बाद जो हमारी ट्रेनिंग इमेजेस हैं, क्योंकि हमारे पास 10 कैटेगरीज हैं, इमेज जो है 0 की हो सकती है, 1 की हो सकती है, 2 की हो सकती है। क्योंकि ये क्लासिफिकेशन का टास्क है, तो हमें जो है इमेज के जो लेबल्स हैं उसे 1 हॉट इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 1 हॉट इंपोर्टिंग कर रहे हैं। वो कैटेगोरिकल का मेथड डायरेक्ट 1 हॉट इंपोर्टिंग कर देता है। मॉडल को कंपाइल किया हमने, कंपाइल करते हुए हमें जो है बताना पड़ेगा ऑप्टिमाइज़र कौन सा, RMS क्रॉप फॉर मोस्ट ऑफ द केसेस सफिशिएंट होता है। इसके अलावा हमने जो है लॉस कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी, क्योंकि ये जो है इट इज़ अ मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम माय डियर स्टूडेंट। मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन में हम कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी यूज़ करते हैं, जैसे आप लोगों ने सेंटीमेंट एनालिसिस में यूज़ किया था IMDb मूवी रिव्यूज डेटा सेट पे। और बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी, मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन के लिए कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी, जहाँ पे आपने टॉपिक क्लासिफिकेशन में कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी यूज़ किया था। और रिग्रेशन की प्रॉब्लम होती है तो वहाँ पे मीन स्क्वायर एरर लेते हैं। तो मैट्रिक्स हम एक्यूरेसी मेजर करना चाह रहे हैं, एंड देन वी ट्रेन द मॉडल यूजिंग दी फिट मेथड। फिट के बाद जो है ये ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो लेट्स वेट फॉर फ्यू मिनट्स, ये ट्रेनिंग हो जाए। तो मैं इसको समराइज़ कर दूं स्टूडेंट्स, हमने क्या किया, हमने जो है पहले एक मॉडल बनाया जिसमें हमने शुरू में जो है, जब भी हम कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स यूज़ करेंगे तो इसमें शुरू की जो लेयर्स होंगी जनाब, वो जो है फीचर एक्सट्रैक्शन की होंगी। तो उसमें हम कॉन्वोल्यूशनल नेट और मैक्स पूलिंग की लेयर, कॉन 2D और मैक्स पूलिंग की लेयर्स की मदद से हम क्या करेंगे, फीचर्स एक्सट्रैक्शन करेंगे। तो शुरू में यही लेयर्स लगेंगी हमेशा, कॉन 2D और मैक्स पूलिंग की कॉम्बिनेशंस होंगी, ठीक है। उसके बाद जो है हम
इमेज को फ्लैट करके, क्योंकि ये जो इमेज आई इसको हमें फ्लैट करके वन डायमेंशन में लेकर आना होगा। जब वन डायमेंशन में आ गया उसके बाद फिर हम डेंस का नेटवर्क लगाएंगे जो कि क्लासिफिकेशन का काम करेगा। क्योंकि हमारी आखिरी लेयर में 10 न्यूरॉन्स हैं, बिकॉज हमारा जो डेटा है उसके अंदर 10 तरह के डिजिट्स हैं, या तो ज़ीरो है, कोई डिजिट ज़ीरो की इमेज है, वन की इमेज है, ये इमेजेस हैं, कैटेगरीज हैं। तो हमें जो है इस वजह से इसको वन हॉट इनकोडिंग भी करनी पड़ेगी। बहरहाल तो हमने डेटा को लोड किया। जी कोई क्वेश्चन है? सर ऊपर आइए सर। ऊपर आ जाओ। अच्छा जी जनाब। कॉन्वेंट की जो पहली लेयर है, आपकी आवाज़ बहुत हल्की आ रही है। कॉन्वेंट 2D की जो पहली लेयर है, जी जी 32 तो ये मेरे ख्याल में नोड्स हैं। बिल्कुल सही है। ये 3x3 क्या है? ये भी बताता हूँ मैं, ठीक है? तो वेट कर लें थोड़ा सा, कॉन्वोल्यूशन की जब हम वर्किंग देखेंगे ना तो इट विल बी क्लियर टू यू। ठीक है, ये इनपुट शेप है, ये तो समझ में आ रहा होगा। इमेज जो है जी जी 28x28x1 की इमेज है, क्योंकि हमारे पास कलर्ड इमेज नहीं है, ग्रे स्केल इमेज है, तो एक ही चैनल है। ये भी समझ में आ रहा होगा, एक्टिवेशन जी सर फंक्शन। समझ में। ठीक है, ये रेलू है, ये भी क्लियर होगा। ठीक है, तो और यहाँ पे भी चीज़ें क्लियर होंगी आपको। ट्रेनिंग इमेज दी है आपने और ट्रेनिंग लेबल्स दिए हैं, और उसके बाद जो है ये 5 ईपॉक्स पे चलेगा, और बैच साइज जो है 64 है। ठीक है, तो इसको चलने देते हैं हम। अब आते हैं ज़रा हम कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन पे। कॉन्वोल्यूशन काम कैसे करता है? देखिए प्रॉब्लम ये है, हम अपने डेटा में से ना लोकल पैटर्न्स भी लर्न करना चाह रहे हैं। जो डेंस लेयर है वो ग्लोबल पैटर्न को लर्न कर रही होती है। ठीक है, हम चाहते हैं कॉन्वोल्यूशन लेयर जो है इमेज के किसी ख़ास हिस्से में कोई ऐसा फीचर है, तो वो फीचर हम लर्न करना चाहते हैं। पहली बात तो ये। अच्छा, पहले मैं आपको कॉन्वोल्यूशन का ऑपरेशन होता कैसे है वो मैं समझा दूँ। ये देखें, ये आपको इमेज नज़र आ रही है, ग्रीन में जो है ये पूरी इमेज है। ठीक है, ग्रीन में क्या है? पूरी इमेज। और येलो में हमारे पास फिल्टर है। फिल्टर भी कहते हैं इसको, विंडो भी कहते हैं, टेम्पलेट भी कहते हैं। ठीक है, अब ये होता कुछ इस तरीके से है। फिल्टर की जो वैल्यूज़ हैं यहाँ पे नीचे जो है रेड कलर में लिखी हुई हैं। ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये रेड कलर में 101010101, ये जो है आपके फ़िल्टर की वैल्यूज़ हैं। अब होता क्या है, आप एक फ़िल्टर को उठा के इमेज पे रख देते हो। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पे फ़िल्टर जो है जब इमेज के ऊपर आया, ठीक है, तो 3x3 का रीजन है। इसमें एक तो फ़िल्टर की वैल्यूज़ हैं और दूसरी इमेज की पिक्सल वैल्यूज़ हैं। ये इमेज की पिक्सल वैल्यूज़ है ना, 0 का मतलब है ब्लैक, 1 का मतलब है वाइट, फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर। अब होगा क्या, फिल्टर की वैल्यू और इमेज की पिक्सल वैल्यूज़ ये मल्टीप्लाई होंगे। तो 0 1 ज़ा 0, 1 0 ज़ा 0, 1 1 ज़ा 1, फिर 0 0 ज़ा 0, 1 1 ज़ा 1, 1 0 ज़ा 0, 1 1 ज़ा 1, 1 0 ज़ा 0, 0 1 ज़ा 0। ये सब ऐड हो जाएंगी तो ये आ जाएगा 1 2 3। तो ये वैल्यू आ गई। ठीक है, 3 आ रही है वैल्यू। तो ये मल्टीप्लाई होंगे और ऐड हो जाएंगे, जिसको हम डॉट प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। राइट, तो होगा कुछ इस तरीके से कि आपकी जो फिल्टर है वो पूरी इमेज पे इसी तरीके से घूमता रहेगा। ठीक है, लेफ़्ट टू राइट जाएगा, ये देख रहे हैं आप, लेफ़्ट टू राइट जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर लेफ़्ट टू राइट जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर लेफ़्ट टू राइट जा रहा है। और राइट सर साइड ये पे
जो मुझे समझ में आ रहा है ये 28x28 इमेज को 3x3 में कन्वर्ट कर देगा। ये जितनी साइज की इमेज है ये 4x4 की है ना, 4x4 की इमेज जो है ये 3x3 में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। वो मैं अपने मॉडल के हिसाब से बात कर रहा था। हाँ, होगा कुछ इस तरीके से कि जब पहली बार कॉन्वोल्यूशन अप्लाई होगा, क्योंकि ये 3x3 का फ़िल्टर है, तो 3x3 का फ़िल्टर जो है जब अप्लाई होगा तो एक रॉ ऊपर से ख़त्म होगी, एक रॉ नीचे से ख़त्म होगी, एक कॉलम लेफ़्ट से ख़त्म होगा, एक कॉलम राइट से ख़त्म होगा, ठीक है। तो 4x4 की इमेज 3x3 में चले जाएगी, 5x5 की इमेज, सॉरी 5x5 की इमेज जो एक रॉ ऊपर से कम हुई, एक नीचे से कम हुई, 2 रॉस कम हो गई, एक कॉलम लेफ्ट से कम हुआ, एक कॉलम राइट से कम हुआ, 3x3, ठीक है। तो ये जो राइट साइड पे आया इसको हम फीचर्स कहते हैं, कन्वॉल्व्ड फीचर्स, या इसको हम मैप भी कहते हैं, ठीक है जनाब। तो ये बात समझ में आई माय डियर स्टूडेंट्स? किसी को ना समझ में आई हो तो पूछ सकता है मुझसे। इट इज़ अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। और वैसे फीचर एक्सट्रैक्ट करने की ज़रूरत क्या है, क्या इसकी फीचर, अहमियत क्या है? देखिए सारा काम ही फीचर्स का है। आप किसी चीज़ को क्लासिफाई करना चाहेंगे तो आपके पास फीचर्स होने चाहिए ना। आपने बताना है मकान की कीमत क्या होगी फ्यूचर में, तो मकान के फीचर्स होंगे तो बताओगे ना कि मकान जो है कितने कमरों का है, मकान का कवर्ड एरिया क्या है, ये फीचर्स है। अब कुछ फीचर्स तो ऐसे होते हैं जो कि समझ में आ रहे होते हैं, कुछ फीचर्स हम खुद से निकाल सकते हैं, लेकिन इमेज में से फीचर्स निकालना थोड़ा सा मुश्किल काम है। और डीप लर्निंग का फ़ायदा यही है कि डीप लर्निंग जो है फीचर्स ऑटोमेटिकली एक्सट्रैक्ट कर रहा होता है, ठीक है। बाद औक़ात फीचर्स निकालना मुमकिन नहीं होता, बाद औक़ात मुश्किल होता है, बाद औक़ात कन्वीनियंस यही होती है कि फीचर्स खुद से ना निकाले जाएँ, डीप लर्निंग को बोला जाए निकाल के दें। जी, कोई क्वेश्चन है? सर आपकी स्क्रीन नज़र नहीं आ रही। हाँ, अभी तो मैंने जो है ये इधर रखा हुआ है ना मैंने, अभी तो मैं ऐसे ही आपसे डिस्कस कर रहा था। जी, अब स्क्रीन नज़र आ रही है? जी सर। सर जो हमने एमनेस की एग्जांपल की थी डीप लर्निंग से, मतलब डीप लेयर से, और अभी हम जो कॉन्वेंट 2D से कर रहे हैं, तो कॉन्वेंट जी, 2D में ज़्यादा एक्यूरेसी अच्छी आएगी डीप जी, लेयर्स के मुकाबले में। बिल्कुल। जो आपने सिंपल जो है फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क यूज़ किया था, मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन भी कहते हैं जिसको, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क भी कहते हैं, उसमें जो है एक्यूरेसी जो है इतनी अच्छी नहीं आ रही होगी, पहली बात तो ये। उसके अलावा जो है कुछ और प्रॉब्लम्स हैं जो भी हम देखेंगे, क्योंकि वो जब वो आप बड़े नेटवर्क पे जाते हो तो वो स्केलेबल नहीं रहता, उसमें इतने ज़्यादा आपके पास फीचर्स आ जाते हैं कि जो है आपके लिए जो है वो स्केलेबल नहीं रहता, ठीक है। बहुत ज़्यादा जो है आपके पैरामीटर्स हो जाते हैं, मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ पैरामीटर्स, जो आपके वेट्स हैं वो इतनी बड़ी तादाद में होते हैं कि इट बिकम्स कम्बरसम फॉर यू, ठीक है। नेटवर्क जो है बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है। तो अभी आते हैं हम उसके ऊपर। और दूसरा जो हमने देखा था मैक्स पूलिंग, मैक्स पूलिंग कैसे काम करता है? मैक्स पूलिंग जो है आपकी इमेज को 2x2 में तोड़ देता है। तो यह 4x4 की इमेज है, जब इसको 2x2 की आप सब इमेजेस में तोड़ोगे तो 4 इमेजेस बन जाएंगी। यहाँ पे एक रेड में शो हो रहा है, एक ग्रीन में शो हो रहा है, एक येलो में शो हो रहा है और एक ब्लू में शो हो रहा है। अब हर पैच में से मैक्सिमम वैल्यू पिक कर ली जाए, तो पहले पैच में से मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है? 6 आ रही है। दूसरे पैच में से मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है? 8 आ रही है। तीसरे पैच में से क्या मैक्सिमम वैल्यू आ रही है? 3 आ रही है। और चौथे पैच में से मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है? 4 आ रही है, ठीक है। तो ये भी फीचर है, ये भी फीचर्स ही निकल रहे हैं, ठीक है। अच्छा सर, तो ये दो फिल्टर साइज जो है ये मतलब यही रहते हैं या हम अपनी मर्जी से रख सकते हैं? अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं आप, लेकिन जो है ज़्यादातर जगहों पे 3x3 ही यूज़ किया जाता है, और जब मैक्स पूलिंग कर रहे होते हैं तो 2x2 रखा जाता है, ठीक है। मैक्स पूलिंग के लिए 2x2 और कॉन्वोल्यूशन के लिए 3x3 नॉर्मली रखा जाता है, लेकिन ये आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी रख सकते हैं। इवन आप जो है मैक्सिमम निकालने के बजाय आप मिनिमम भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे जो मिनिमम है वो उठा लो, एवरेज निकाल लो, लेकिन मैक्सिमम ही ज़्यादातर काम का होता है।
इमेज के अंदर वो फीचर ही काम का होता है जहाँ पे पिक्सल की वैल्यू हाईएस्ट होती है, ठीक है, वही चीज़ प्रोमिनेंट होती है ना इमेज में। कुछ स्पेशल कंडीशन होती होंगी जिसमें मिनिमम वैल्यू देते हैं। हाँ, लेकिन एक्सपीरियंस यही कहता है कि आप जो है मैक्सिमम वैल्यू को यूज़ करें, ठीक है। अब आते हैं हम कुछ मज़ीद डिस्कशंस की तरफ। तो यहाँ पर हमने जो है कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क बनाया। अब इसमें देखें एक्चुअली होता क्या है, ये जो फीचर की ये जो आपके पास विंडो है या फिल्टर है, इसकी वैल्यूज़ कहाँ से आ रही हैं। ये वैल्यूज़ जो है यहाँ पे जैसे 101, ठीक है, 101 है, 010 है, 101 फिर आ रहा है, ये जो नीचे रेड में लिखा हुआ है, ये वैल्यूज़ कहाँ से आई, ठीक है। और इनका फ़ायदा क्या है, ये फ़िल्टर्स जो है ये इमेज प्रोसेसिंग के अंदर सालों से यूज़ होते हुए आए हैं, कई सालों से। और इनका काम क्या है, जैसे कुछ फ़िल्टर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं डेरिवेटिव निकाल रहे हैं वो फ़िल्टर्स, ठीक है। लाप्लासियन फ़िल्टर्स होते हैं जो इमेज प्रोसेसिंग में इस्तेमाल किए जाते हैं। गॉसियन फ़िल्टर्स होते हैं। कुछ फ़िल्टर्स जो है इमेज को शार्प कर देते हैं, कुछ फ़िल्टर्स इमेज को क्या करते हैं, ब्लर कर देते हैं, ठीक है। कुछ फ़िल्टर इमेज से नॉइस को रिमूव कर देते हैं। तो अब कौन सा फ़िल्टर कब लगेगा, एक तो ये है ना कि हम जो है करते आए हैं सदियों से, जो है ये इस्तेमाल होता आया है कि आप जो है इमेज प्रोसेसिंग के अंदर खुद से सोचते हुए फ़िल्टर्स लगाते आए हैं और उसकी मदद से इमेज प्रोसेसिंग की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है लोगों ने, लेकिन वो फ़िल्टर खुद सोचते थे। लेकिन अब क्योंकि हम डीप लर्निंग पढ़ रहे हैं तो हमने ये काम भी मशीन पे डाल दिया कि वो डेटा देखते हुए इन फ़िल्टर की वैल्यूज़ को डिसाइड करे कि कौन सा फ़िल्टर उसको लगाना चाहिए। यानी जो फ़िल्टर की जो वैल्यूज़ है ना, यहाँ पे 101010, ये जो है मशीन खुद डिसाइड करती है कि क्या वैल्यूज़ होंगी, डेटा से लर्न करता है, ठीक है जनाब। तो ये पैरामीटर्स हैं या वेट्स हैं, ये वेट्स ही हैं, ठीक है ना एक्चुअली, जो कि ये मशीन जो है खुद ही लर्न करेगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि हम फ़िल्टर जो है ना एक नहीं लगाते, कई फ़िल्टर्स लगाते हैं, ठीक है। तो ये जो 32 है ना यहाँ पे, ये 32 फ़िल्टर्स, इमेज पे कितने फ़िल्टर्स लगेंगे, 32 फ़िल्टर्स लगेंगे। पहली लेयर क्या करेगी, इमेज के ऊपर 32 फ़िल्टर्स लगाएगी और हर फ़िल्टर का साइज़ 3x3 होगा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करा, मैक्स कूलिंग लगाई 2x2 की। उसके बाद हमने फिर 64 फ़िल्टर्स लगाए। पीछे से कितने फ़िल्टर्स आ रहे हैं, पीछे कितने 32। फ़िल्टर्स लगे थे, 32 फ़िल्टर्स लगे थे। तो कितनी इमेज बन जाएगी, एक इमेज कितनों में कन्वर्ट हो जाएगी, एक इमेज पे अगर आप 32 फ़िल्टर लगाओगे तो 32 इमेजेस बन जाएंगी, ठीक है। जब वो 32 इमेजेस बन जाएंगी तो ये 64 फ़िल्टर से गुजरेंगी, तो फिर जो है 64 नई इमेज आ जाएंगी। फिर आगे चल के फिर 64 फ़िल्टर्स लगे हैं, राइट। तो ये जो है हमारे पास कॉन्सेप्ट है। ज़्यादा नोट्स होते हैं तो जैसे जैसे हम आगे जाते हैं तो नोट्स कम होते जाते हैं, लेकिन इसमें जो है नोट्स बढ़ रहे हैं। नहीं, नॉर्मल जो डीप न्यूरल नेटवर्क है उसमें भी हम शुरू में लेयर्स, शुरू की लेयर्स में हम जो हो सकता है कम न्यूरॉन्स लगा रहे हो, फिर ज़्यादा बढ़ाएं, फिर कम कर दिया, ऐसा भी हो सकता है। वो मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स पे डिपेंड करता है। ज़रूरी नहीं है कि शुरू में ज़्यादा लगाएं फिर कम कर दें, ऐसा भी हो सकता है कि पहले कम से ज़्यादा की तरफ जाएं फिर कम की तरफ जाएं, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो इट डिपेंड्स अपॉन योर प्रॉब्लम कि आप क्या करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि ये जो आपने फ़िल्टर्स लगाए हैं इसकी मदद से फ़ीचर्स निकल के आ रहे हैं और ये लोकल फ़ीचर्स निकल कर आ रहे हैं। इमेज के किसी स्पेसिफिक रीजन में जो फ़िल्टर है, किसी स्पेसिफिक रीजन में कोई चीज़ है, कोई पैटर्न है, लोकल पैटर्न है, वो भी पकड़ लेगा। और दूसरी बात ये कि ये पैटर्न जो है ट्रांसलेशन इनवेरिएंट है, यानी अगर आपकी इमेज में एक जगह पे ट्रेनिंग के दौरान एक जगह पे कोई फीचर मिला, हो सकता है कि
आपकी टेस्टिंग में वो फीचर जो है इमेज में उसी जगह पे ना हो, बल्कि थोड़ा सा ऊपर नीचे हो, लेफ़्ट राइट हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना। आपने एक तस्वीर खींची, एक बंदे की तस्वीर आपने खींची, तो बंदा जो है तस्वीर में लेफ़्ट पे आ रहा था। अब आपने जो है टेस्टिंग में जो है आपने बोलना है कि इस बंदे को पहचानना है तुमने, लेकिन अब जो तस्वीर आई है उसमें बंदा राइट पे आ गया। तो जो आपका नॉर्मल फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क है वो नहीं पकड़ पाएगा, वो तो तकरीबन उसी जगह पे ढूंढने की कोशिश करेगा बंदे को। लेकिन डीप लर्निंग में जब हम कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क यूज़ करते हैं तो ये पैटर्न अगर जो है ट्रांसलेट होके किसी दूसरी पोजीशन पे भी चला जाए तो वो पैटर्न पकड़ा जाएगा। ठीक है। जब अगर आप फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको दो तरह की इमेजेस देनी पड़ेंगी। एक इमेज ट्रेनिंग के दौरान आपको देनी पड़ेगी कि बंदा लेफ़्ट पर है, राइट के लिए अलग इमेज देनी पड़ेगी। अगर राइट की इमेज नहीं मिलेगी इसको तो टेस्टिंग में वो फेल हो जाएगा। ठीक है। तो कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क कम डेटा में भी लर्न कर जाता है। ठीक है। दूसरी बात ये कि ये जो डीप लर्निंग है, ये तो डीप लर्निंग के लिए मशहूर ही है कि डीप लर्निंग की जो लेयर्स होती हैं वो हियरार्कीज़ की फॉर्म में काम करती हैं। शुरू की कुछ लेयर्स जो हैं वो लो लेवल फीचर्स निकालती हैं, आगे चल के जो है वो अगली लेयर जो है जो पीछे के फीचर्स आ रहे हैं उनको मिला के कोई बड़ा फीचर बनाती हैं, फिर उसके आगे की लेयर बड़ा फीचर बनाती हैं और आप फाइनल लेयर जो है क्लासीफाई करती है। ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट जो है कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क में भी है। तो मिसाल के तौर पर एक बिल्ली की तस्वीर है। ठीक है। तो शुरू की जो फ़िल्टर्स हैं वो क्या कर सकते हैं, एजेस निकाल सकते हैं। ठीक है। ये एजेस निकाल लिए कि ये बिल्ली की तस्वीर में ये एजेस हैं। आगे की लेयर्स ने क्या करा, इन एजेस को कंबाइन करके ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश की कि अच्छा ये आँख बन रही है, इनको मिला के आँख बन रही है। तो जो आखिर की लेयर्स होंगी वो ज़्यादा बेहतर समझ सकेंगी इमेज को, काम के फीचर्स निकाल सकेंगी, हाई लेवल फीचर्स निकाल सकेंगी। तो ये आँख बन रही है, ये जो है उसकी मिसाल के तौर पर नाक बन रही है, ये कान बन रहा है, और जब इन सब को कंबाइन करेंगे तो पता चलेगा कि ये कैट की पिक्चर है। ठीक है। तो ये हियरार्किकल वे में काम करते हैं। शुरू की लेयर्स जो है कुछ फीचर्स निकालेंगी, उनको कंबाइन करके आगे की लेयर्स जो है कुछ मज़ीद हाई लेवल फीचर्स निकालेंगी, और उसके आगे की लेयर्स जो है मज़ीद हाई लेवल फीचर्स निकालेंगी। ठीक है जनाब। तो इसको हम फीचर मैप भी कहते हैं, और ये 3 डायमेंशन में आ रहा होता है। ठीक है। कन्वोल्यूशन जो है किस तरीके से काम करेगा, पैच निकालेगा और उस पर जो है ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेगा, जिसके नतीजे में आपके पास एक 3D फीचर मैप बनेगा। और ये वही इसकी तफसील आ गई जो मैंने बता दी कि शुरू का जो फ़िल्टर है वो हो सकता है कि कोई फेस पे जो है एज निकाले, उसके आगे का फ़िल्टर जो है उसको मिला के कोई उसकी बॉडी का पार्ट बना दे, और उसके आगे का फीचर जो है वो देख के बता सके कि अच्छा ये कैट की पिक्चर है। ठीक है। तो ये जो है फ़िल्टर की मदद से क्या होता है, फ़िल्टर कई तरह के होते हैं, मैंने बताया आपको। कुछ फ़िल्टर ऐसे होते हैं जो इमेज में से एजेस को निकाल लेते हैं, इमेज को शार्प कर देते हैं। कुछ फ़िल्टर ऐसे होते हैं जो इमेज से नॉइज़ को रिमूव कर देते हैं। तो कुछ फ़िल्टर्स ऐसे होते हैं जो काम की कोई स्पेसिफ़िक चीज़ जो है आपने निकालनी है, जैसे बैकग्राउंड को रिमूव कर देना है, फोरग्राउंड रह जाए खाली, इस तरह के फ़िल्टर्स भी मौजूद हैं। लेकिन ये काम हमने खुद नहीं करना, हमने मशीन पे छोड़ देना है। मशीन खुद फ़िल्टर डिसाइड करे कि कौन सा फ़िल्टर लगाना है और कब कौन सा फ़िल्टर लगाना है। और हमने एक फ़िल्टर तो रखा ही नहीं है, हम कह रहे हैं कि 32 फ़िल्टर है, 64 फ़िल्टर है, 128 फ़िल्टर्स हैं, तो ये बहुत सारे फ़िल्टर्स लगा रहा होता है। अब कन्क्लूशन में हम जो है आ, दो इम्पोर्टेंट चीज़ें बताते हैं हम। पहली चीज़ तो हम बताते हैं कि कितने बाय कितने साइज़ का फ़िल्टर लगाना है, 3 बाय 3 का लगाना है, 5 बाय 5 का लगाना है, ऑड साइज़ में होना चाहिए ये। ठीक है ना। और दूसरी चीज़ हम बताते हैं कि हमने कितने फ़िल्टर लगाना है, जिसको डेप्थ ऑफ द फीचर मैप कहते हैं। ठीक है जनाब। तो डेप्थ ऑफ द फीचर मैप का क्या मतलब है, कितने नंबर ऑफ़ फ़िल्टर्स लगा रहे हैं। तो
मिसाल के तौर पर अगर मैंने यहाँ पर पीछे जो है, यहाँ पर मैंने 32 फिल्टर्स लगाए, तो एक इमेज कितने बाय कितने की है, 28 बाय 28 बाय 1 की है। जब इस पे फिल्टर अप्लाई हो जाएगा तो आपके पास इमेज जो बनेगी वो क्या बनेगी, विड्थ उसकी हो जाएगी 26, ठीक है, एक रॉ कम हो जाएगी, एक ऊपर से, एक रॉ कम हो जाएगी नीचे से, एक कॉलम कम हो जाएगा लेफ्ट से, एक कॉलम कम हो जाएगा राइट से, तो कितना रह जाएगा 26 बाय 26, और बाय कितना हो जाएगा ये 32, ठीक है, क्योंकि उसकी डेप्थ क्या होगी 32 इमेजेस बनेंगी, आप यूँ कह रहे हैं, या चैनल्स जो हैं उसके कितने होंगे 32 होंगे, ठीक है। 28 बाई 28 बाई 1 से हो जाएगा 26 बाई 26 बाई 32, ठीक है, जैसे यहाँ पे शो किया है 28 बाई 28 बाई 1 से 26 बाई 26 बाई 32। और जब इस पर आप मैक्स पूलिंग लगाओगे तो ये कितना हो जाएगा, आधी हो जाएगी। मैक्स पूलिंग जो है 2/2, आप जो है उससे एक निकाल रहे हो, 2/2 की पैच में से आप हाईएस्ट पिक कर रहे हो, तो 1/1 रह जा रहा है, तो 26 बाई 26 जो है कन्वर्ट हो जाएगा 13 बाई 13 में, ठीक है। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, आई होप, क्योंकि मैक्स पूलिंग क्या कर रहा है यहाँ पे, आधी कर दे रहा है इमेज को। तो आप देख रहे हैं इमेज जो है कितनी जल्दी जो है, एक इतनी बड़ी इमेज को हमने जो है आखिर में 3/3 पर ले गए हैं, ठीक है। तो पूरी जो इमेज थी उसमें 28 बाई 28 से हम 28 बाई 28 की इतनी बड़ी इमेज जो थी उसमें से फीचर निकाल के, काम की चीज़ निकाल के हम 3/3 में लेकर आ गए, ठीक है जनाब। आई होप के बात समझ में आ रही होगी। तो 28 बाई 28 की इमेज को हमने डिस्क्राइब किया है 3/3 से आखिर में, ठीक है। तो ये बात हो गई। अच्छा जी, तो ये हमने दो चीज़ें हमने कहा कि एक तो कॉन्वोल्यूशन कितने बाय कितने का करना है आपने फ़िल्टर का साइज़, और दूसरा कितने कितने फ़िल्टर्स लगाओगे आप, इसको डेप्थ कहते हैं फीचर मैप का, ठीक है। कॉन्वोल्यूशन काम कैसे करता है मैंने बता दिया आपको, 3/3 या 5/5 जो भी है, आप उसको स्लाइड करते हैं इमेज पे। अब स्लाइडिंग भी जो है ना आपकी मर्ज़ी है, आपने जो है तेज़ी से स्लाइड करना चाहो तो आप एक कॉलम को छोड़ के आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे स्लाइडिंग हो रही है तो एक बार उसने करा फिल्टर अप्लाई, उसके बाद जो है उसके बराबर में चले जा रहे हैं ना, बराबर में जाने के बजाय 2 स्टेप ले ले, ये भी हो सकता है। स्लाइड जो है करते हुए ये 2-2 के गैप से करे, 3-3 के गैप से करे, समझ रहे मेरी बात। यानी यहाँ पर जब इसने इसको करा, इस विंडो को करा, तो उसके बाद जो है वो इस विंडो पे आ रहे हैं ना, तो इस विंडो पे आ रहा है, लेकिन क्या ज़रूरी है इस विंडो पे आए, वो छोड़ के जो है यहाँ से शुरू कर दे, ठीक है। तो इसको कहते हैं स्ट्राइड। कितना बड़ा स्ट्राइड ले रहा है ये, स्ट्राइड नॉर्मली 1 रखते हैं हम, लेकिन स्ट्राइड चेंज भी हो सकता है, रखते हो, लेकिन अगर स्ट्राइड बढ़ा दोगे तो आपका जो रिजल्टेंट फीचर मैप आएगा वो और छोटा हो जाएगा। अभी तो 3/3 का बन रहा है, स्ट्राइड बढ़ा दोगे तो और कम हो जाएगा, ठीक है, आधा हो जाएगा। 3/3 से ये कितने में रह जाएगा, 1/1 हो जाएगा, अगर आप जो है हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली स्ट्राइड 1-1 रखते हैं, ठीक है। तो हो क्या रहा है, ये फीचर्स निकल कर आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हर पॉइंट पे फिल्टर क्या कर रहा है, वो पिक्सल के आगे पीछे, लेफ़्ट राइट, यानी ऊपर नीचे और डायगोनल की चीज़ों को मिला के एक सिंगल वैल्यू कैलकुलेट कर रहा है। तो वो अपने सराउंडिंग की चीज़ों को कंसीडर करके मिला के एक फ़ीचर बनाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। ये फ़ीचर है ना, एक तरह से फ़ीचर आ रहा है, और हमने ये इमेज प्रोसेसिंग में पढ़ा भी है।
लोग करते आए हैं ये काम के, इसकी वजह से जो है इमेज से एज निकालना, इमेज से फोरग्राउंड और बैकग्राउंड को अलग करना, ये काम होता आया है। ठीक है, तो उसके बाद जो है आपके पास एक फीचर मैप निकल के आएगा, 3D फॉर्म में होगा, जिसमें क्या होगा, जैसे मैंने बताया 28 बाई 28 की इमेज थी और उस पर 32 फिल्टर लगाए थे हमने, तो वो 26 बाई 26 बाई 32 का हो गया था। 26 बाई 26 के 32 फिल्टर लगे थे, तो 32 चैनल बन गए आपके पास ना। तो ये जैसे ये है, ये इमेज थी आपके पास, इस पर मुख्तलिफ फ़िल्टर्स आपने अप्लाई किए, ये आपके पास मिली, आप ये जो आंसर आया फाइनल, ठीक है, इस पर कॉन्वोल्यूशन अप्लाई होने के बाद, और इसको फिर आपने जोड़ के जो है जितने आपके फ़िल्टर्स होंगे वो सारे मिल जाएंगे, तो आपके पास जो है इतने सारे फीचर्स आ जाएंगे। ठीक है जनाब। अच्छा, इसमें एक चीज़ और होती है, आप जो है स्प्राइट का तो मैंने बता दिया, स्प्राइट से फ़र्क पड़ेगा आपकी जो फाइनल इमेज आ रही है वो किस साइज़ की होगी। अगर आप स्प्राइट 1 रखते हो तो जो कि नॉर्मली रखी जाती है तो अलग साइज़ आएगा, अगर आप स्प्राइट बढ़ा देते हो 2 कर देते हो तो इमेज मज़ीद आधी हो जाएगी, 3 रखोगे तो 1/3 हो जाएगी इमेज। ठीक है, और दूसरी चीज़ बॉर्डर इफेक्ट, बॉर्डर इफेक्ट भी मैं बता देता हूँ, जिसको हम पैडिंग कहते हैं। पैडिंग क्या होता है भाई? पैडिंग ये होता है जब आप फिल्टर को उठा के यहाँ पर लेकर आओगे, ठीक है, अब क्या होगा भाई, फिल्टर यहाँ पे रखा आपने या यहाँ पे रखा या यहाँ पे रखा, आपके पास एक ही जो है इमेज का एक ही हिस्सा आ रहा है आपके पास, बाकी तो खाली है जो कि इमेज से बाहर है। यहाँ पे फिल्टर की तो बेसिस होंगे, फिल्टर की तो वैल्यूज़ होंगी, लेकिन इमेज का तो कुछ भी हिस्सा नहीं है, तो फिर आप क्या करोगे? समझ रहे मेरी बात? तो यहाँ पे आप जो है, एक तरीका तो ये है कि जब फ़िल्टर जो है, फ़िल्टर का कुछ हिस्सा इमेज से बाहर निकल रहा हो तो फिर वहाँ पे आप वैल्यूज़ कैलकुलेट ना करो, जैसे यहाँ पे यही किया है ना इन्होंने। जब पूरा फ़िल्टर जो है इमेज के ऊपर आ रहा है, फ़िल्टर का कोई भी हिस्सा इमेज से बाहर नहीं जा रहा, जब कैलकुलेशन कर रहे हैं तो इमेज जो है 3 बाई 3 की रह गई 5 बाई 5 से। लेकिन अगर आप जो है बाहर निकलते हुए भी वैल्यूज़ को कंसिडर करो तो फिर इमेज का साइज़ छोटा नहीं होगा। ठीक है, यानी आप यहाँ पे जो है कुछ हिस्सा फ़िल्टर का इमेज से बाहर निकल रहा है, तो जो हिस्सा इमेज से बाहर निकल रहा है वहाँ पे इमेज की वैल्यूज़ आप क्या डालोगे? 0। ठीक है, 0 0 डाल दो, तो इसको कहेंगे हम पैडिंग। तो पैडिंग जब करोगे तो इमेज का साइज़ छोटा नहीं होगा फिर आपका। तो नॉर्मली पैडिंग नहीं की जाती, हम जो है सिर्फ वो हिस्सा कंसिडर करते हैं जो कि फ़िल्टर जो है पूरा इमेज पे आ रहा हो, फ़िल्टर बाहर ना निकल रहा हो इमेज से। ठीक है, पैडिंग करेंगे तो क्या होगा, इमेज जो है वो छोटी नहीं होगी फिर रिजल्टेंट इमेज। ठीक है, तो हमने ये बात कर ली, पैडिंग की बात कर ली। पैडिंग क्या होती है? पैडिंग की, या तो आप टेंसर फ्लो में वैल्यू सेट कर दो, आप कहो कि पैडिंग जो है वैलिड रखना है, वैलिड का मतलब है पैडिंग नहीं करनी, एंड पैडिंग की वैल्यू सेम रखोगे तो उसका मतलब है पैडिंग करना चाह रहे हो। डिफ़ॉल्ट में पैडिंग नहीं होती, वैलिड होती है डिफ़ॉल्ट वैल्यू। तो वैलिड का मतलब है पैडिंग नहीं करनी। पैडिंग की वैल्यू टेंसर फ्लो में, पैडिंग की वैल्यू आप वैलिड रखोगे तो इसका मतलब है पैडिंग नहीं करना चाह रहे आप। अगर आप पैडिंग करना चाह रहे हो तो आप क्या करोगे? कहोगे वैलिड की जगह पर सेम, पैडिंग को सेम रखना है। ठीक है जनाब, मेरी बात समझ में आ रही होगी आप लोगों के, आई होप। मैक्स पूलिंग मैंने बता दिया, क्या करना है आपने, इमेज को जो है 2 बाई 2 के या 3 बाई 3 की, आपकी मर्ज़ी है, जितने बाई जितने का आपने पैच बनाना है, और पैच बना के जो है उसमें से मैक्सिमम उठा लो तो मैक्स पूलिंग हो गई, मिनिमम पूलिंग करना चाह रहे हो तो मिनिमम उठा लो, एवरेज पूलिंग करना चाह रहे हो तो एवरेज निकाल लो। लेकिन नॉर्मली जो है किसी भी सराउंडिंग, एक इमेज है उसकी सराउंडिंग में जो भी वैल्यूज़ हैं उसमें से आप अमूमन हाईएस्ट
वैल्यू ही लोगे जो कि वही चीज़ प्रोमिनेंट होती है इमेज के अंदर, ठीक है, वही जो है इम्पोर्टेंट फीचर होता है। तो ये मैं बता चुका हूँ आपको। अब एक सवाल है, हम जो है कन्वोलूशन तो कर रहे हैं, कन्वोलूशन समझ में आ रहा है कि वो जो है किसी भी इमेज में सराउंडिंग की वैल्यूज़ हैं उनको जो है फ़िल्टर से मल्टीप्लाई करके एक वैल्यू निकाल रहा है जो कि एक फ़ीचर बन रहा है, और ये इमेज प्रोसेसिंग में यूज़ भी होता है, इतने सालों से यूज़ होता है। लेकिन हम पूलिंग से क्या फ़ायदा हासिल हो रहा है? पूलिंग जो है ना, वो काम जो कन्वोलूशन कर रहा होता है वही काम पूलिंग ज़रा जल्दी कर देता है। आप देखते हैं, मैं यहाँ पे शुरू में जाऊँ बिल्कुल, और यहाँ पर हमारे पास 32 बाय 28 बाय 28 की इमेज है, और ये इसके फीचर्स निकलते 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 कितने हिस्सों में रह गए? खाली 3 बाय 3 के अंदर पूरी इमेज का एसेंस उठ के आ गया। इमेज में जो 28 बाई 28 के अंदर जो हमारा इंफॉर्मेशन था वो पहले 26 बाई 26 में आया, 26 बाई 26 से मैक्स पूलिंग की मदद से जो है हम उसको 13 बाई 13 में ले आए। 28 बाई 28 की इंफॉर्मेशन कितनी जल्दी 13 बाई 13 में आ गई, आप देख रहे हैं। फिर 13 बाई 13 से अगर सिर्फ हम कॉन्वोलूशन अप्लाई कर रहे होते तो 26 से फिर 24 पे आता, फिर 22 पे आता, फिर 20 पे आता, तो हमें बहुत ज़्यादा लेयर्स लगानी पड़ती जो इंफॉर्मेशन इमेज के अंदर मौजूद है उसको कैप्चर करने की। लेकिन मैक्स पूलिंग की मदद से ये काम ज़रा स्पीड अप हो गया। ठीक है जनाब, तो ये जो है सर एक बार ये रिपीट कर देगा। जी एक बार रिपीट कर दूँ। देखिए हमारे पास जो इंफॉर्मेशन आ रही है ना, 28 बाई 28 की इमेज है। अब इसके जो काम की चीज़ें हैं, जो फीचर्स हैं, वो हमने कैप्चर करनी है, जो कि आखिर में यहाँ पे आप देखिए ना 28 बाई 28 से शुरू हुआ था और 3 बाई 3 के अंदर पूरी इंफॉर्मेशन उठ के आ गई। अब ये हुआ कैसे? जब 28 बाई 28 की इमेज थी वो पहले बनी 26 बाई 26 में, ठीक है, कॉन्वोलूशन की मदद से। इसके बाद अगर हम एक और कॉन्वोलूशन लगाते हैं तो फिर क्या होता? 24 बाई 24 हो जाता। फिर हमें एक और कॉन्वोलूशन लगानी पड़ती जो 22 बाई 22, फिर 20 बाई 20। इस तरीके से करते करते हमें 3 बाई 3 पे आने में कितना टाइम लगता है आप सोच सकते हैं। यानी 26 से अगर हमें 3 पर आना है तो तकरीबन हमें 10 या 12 लेयर्स लगानी पड़ती कॉन्वोलूशन की। लेकिन मैक्स पूलिंग ने ये काम जो है, वही काम मैक्स पूलिंग ने जो है 3-4 लेयर्स में कर दिया। यानी 26 बाई 26 से 13 बाई 13 पे पहुंच गया। यानी 26 में जो इंफॉर्मेशन है वो 13 बाई 13 में वही इंफॉर्मेशन आ गई। ठीक है जनाब, 26 बाई 26 की जो इंफॉर्मेशन थी वो 13 बाई 13 में आ गई। तकरीबन वही इंफॉर्मेशन, ऑब्वियसली इंफॉर्मेशन लॉस तो हो रहा होगा यहाँ पे। हमने इतनी बड़ी इमेज 26 बाई 26 की उसको आधा कर दिया, 13 बाई 13 पे ले आए, लेकिन जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जो फीचर है, इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपका फीचर है, वो उठ के आ गया। जो मैक्सिमम वैल्यू है इन के 2 बाई 2 के रीजन में वो हमारे पास उठ के आ गई। ठीक है, जो फिर 13 बाई 13 से 11 बाई 11 हुई, फिर 5 बाई 5 हुई, फिर 3 बाई 3 हुई। तो इसी वजह से कॉन्वोलूशन और मैक्स पूलिंग जो है ना सेट्स की फॉर्म में लगाया जाता है। एक कॉन्वोलूशन लगाते हैं, फिर एक मैक्स पूलिंग लगाते हैं, फिर एक कॉन्वोलूशन लगाते हैं, फिर एक मैक्स पूलिंग लगाते हैं, फिर एक कॉन्वोलूशन लगाते हैं, फिर मैक्स पूलिंग लगाना चाहें तो लगाएं या डेंस लगा दें। तो ये इसी तरीके से सेट्स की फॉर्म में अमूमन इनके कॉम्बिनेशंस लगाए जाते हैं। ठीक है जनाब, तो यहाँ पर यही चीज़ जो है वर्डिंग में एक्सप्लेन की गई है। प्रॉब्लम क्या है? जैसे हमारे पास सिर्फ कॉन्वोलूशन अगर हम इस्तेमाल करते तो ये जो स्पेशल हिरार्की है फीचर्स की, यानी इतनी बड़ी आपके पास 28 बाई 28 की विंडो है, 28 बाई 28 की इमेज जो है
उसमें से हम जो है जब एक बार कॉन्वोल्यूशन लगाएंगे 26/26 पे पहुंचेगा वो, और अगर 2 बार कॉन्वोल्यूशन लगाएंगे तो वो पहुंचेगा 28/28 से 24/24 पे। तो जब 3/3 की जो विंडो है, 3/3 का एक फिल्टर अगर आप 2 दफ़ा लगाएंगे तो ये आपके पास 3/3 जो है पहली दफ़ा जब लगाएंगे तो वो 5/5 की चीज़ों को कवर कर रहा होगा, और जब दूसरी दफ़ा लगाएंगे तो 7/7 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। दूसरे लफ्ज़ों में मैं इस बात को एक्सप्लेन करूं, ये जो 7/7 की अगर कोई इमेज है, इस पे जब मैं 2 दफ़ा कॉन्वोल्यूशन अप्लाई करूंगा तो मेरी इमेज 3/3 की हो जाएगी। यानी 7/7 की जो इंफॉर्मेशन है वो 3/3 में हो जाएगी सिर्फ 2 दफ़ा कॉन्वोल्यूशन अप्लाई करने से। जब मैं पहली बार कॉन्वोल्यूशन अप्लाई करूंगा 7/7 जो है ये बनेगा 5/5। जब मैं दूसरी बार इस पे अप्लाई करूंगा तो 5/5 से 3/3 में, ठीक है। यानी 7/7 से मुझे 3/3 में पहुंचने में 2 बार कॉन्वोल्यूशन अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन ये जो रिडक्शन हो रही है कि जो है एक छोटा सा पैच जो है या छोटा सा अ, आपके पास मैट्रिक्स जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन को कैप्चर कर ले। यानी अगर जैसे हमने यहाँ पे दिखाया था कि 3/3 के अंदर पूरा 28/28 का रीजन जो है वो कैप्चर हो रहा था, ठीक है। ये काम उसी वक्त मुमकिन होगा जब हम मैक्स पूलिंग यूज़ करेंगे, क्योंकि कॉन्वोल्यूशन जो है इस पे एक एक दो दो जो है रॉस कम होते होते जो है हमें बहुत टाइम लगेगा कि एक बार कॉन्वोल्यूशन अप्लाई करने से 2 रॉस कम हो रही हैं, 2 कॉलम कम हो रहे हैं। लेकिन यही काम जब हम मैक्स पूलिंग से कर रहे हैं तो ये बड़ा स्पीड मैप बन रहा है। जैसे यहाँ पे इन्होंने बताया कि 22/22/64 30,000 जो है कोफिशिएंट्स आ रहे हैं, ठीक है। और जब आप इसके ऊपर जो है फिर डेंस लेयर लगाएंगे तो कितने मिलियंस ऑफ पैरामीटर पे पहुंच रहे हैं। यानी अगर मैं 28/28 से 3/3 पे सिर्फ कॉन्वोल्यूशन से लेके जाना चाहूँ तो मुझे कितने ज़्यादा पैरामीटर्स लगाने पड़ रहे हैं। इसकी कैलकुलेशन है, इंशाल्लाह हम अगली क्लास में देखेंगे कि कैलकुलेशंस कैसे होती हैं। अभी सिर्फ मैं आपको आइडिया डेवलप कर रहा हूँ कि जो है इतना ज़्यादा जो है आपको वेट्स मेंटेन करने पड़ेंगे, तो इसको अवॉइड करने के लिए हम मैक्स पूलिंग यूज़ कर लें, ठीक है। तो मैक्स पूलिंग से क्या फ़ायदा हो रहा है, डाउन सैम्पलिंग हो रही है, आपके नंबर ऑफ फीचर मैप कोफिशिएंट्स जो हैं वो कम हो रहे हैं। और स्पेशल हिरार्की वाली जो बात है ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि हो क्या रहा है कि आपकी जो इमेज है उसमें जो है पहली लेयर जो है वो क्या करती है, एजेस निकालती है, उसके बाद वाली लेयर जो है वो उनको मिला के ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है, या पार्ट्स बना लिए कि एजेस मिलके नाक बन गई। फिर उसके आगे की लेयर जो है नाक से चेहरा बनाएंगी, और उसके आगे की लेयर जो है चेहरे से फिर शनाख्त करेंगी कि ये कैट है या डॉग है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये हिरार्की जो डेवलप हो रही है ये मैक्स पूलिंग से भी हो रही है, कॉन्वोल्यूशन से भी हो रही है, लेकिन मैक्स पूलिंग से स्पीड अप हो रहा है ये प्रोसेस, ठीक है। तो इसको देखते हैं कि हमारे पास ये ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है। तो आप देख सकते हैं इसकी एक्यूरेसी जो है 99% आ तो रही है, लेकिन ये ट्रेनिंग पे आ रही है, पर हमें टेस्टिंग पे चेक करना पड़ेगा, ठीक है जनाब। टेस्टिंग डेटा सेट पे जो है ये कितना टाइम लेगी, ठीक है, ये हमें देखना पड़ेगा। अब जो है तो ये डेटा सेट कहाँ पड़ा हुआ है, ये आप लोग डाउनलोड कर दिएगा केगल से, मेरे पास डाउनलोडेड है। अभी इस पे मैं काम करके आपको दिखाता हूँ, ये लिंक दिया हुआ है, ठीक है। लेट मी कॉपी द लिंक एंड शेयर विथ यू पीपल। ये आप लोग जो है डाउनलोड कर लिएगा।
ये है आपका डेटा सेट, इसको आप लोग जो है डाउनलोड कर लिएगा। डाउनलोड करने के बाद जो है इस पर कुछ इन्होंने जो है प्रोग्रामिंग के थ्रू जो है कुछ काम करने की कोशिश की है। अच्छा, ये डेटा जो है इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं, पहले है क्या ये डेटा। इस डेटा की मदद से जो है हम इमेज क्लासिफिकेशन पे काम करेंगे। क्लासिफिकेशन का मतलब ये है, हम बताएंगे पिक्चर देख के कि ये कैट की पिक्चर है या डॉग की पिक्चर है। अब इस डेटा सेट के अंदर तकरीबन जो है 4000 पिक्चर्स हैं, जिसमें से 2000 कैट्स की हैं, 2000 डॉग्स की पिक्चर है। ठीक है जनाब, तो आप जो है इसको डिवाइड करेंगे, कुछ डेटा ट्रेनिंग के लिए रखेंगे, कुछ डेटा टेस्टिंग के लिए रखेंगे, ठीक है, और कुछ डेटा वैलिडेशन के लिए रखेंगे। हम जो है इस पे जो है रेगुलराइजेशन कर सकते हैं, जैसे मैंने चैप्टर नंबर 4 में आपको बताया था कि अगर आप जो है अपने मॉडल की एक्यूरेसी अच्छी करना चाह रहे हैं तो आप ड्रॉप आउट की लेयर लगा सकते हैं, आप रेगुलराइजेशन की लेयर लगा सकते हैं। तो ये तो टेक्निक्स हैं जिसकी मदद से आप परफॉर्मेंस अच्छी कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा जो है कंप्यूटर विज़न के लिए जो है कुछ स्पेशल टेक्निक्स हैं जो कि आपकी बड़ी हेल्प करेंगी ओवरफिटिंग को ख़त्म करने के लिए, जिसमें से एक टेक्निक है डेटा ऑगमेंटेशन, एक टेक्निक है ट्रांसफ़र लर्निंग। ये दो टेक्निक जो है हम इस्तेमाल करेंगे। हम जो है ट्रांसफ़र लर्निंग जो है उसको दो तरीक़ों से इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे, फाइन ट्यूनिंग के थ्रू और फीचर एक्सट्रैक्शन के थ्रू। ये दोनों चीज़ें हम पढ़ेंगे। शायद ये आपको ये जो 3 टेक्निक्स मैंने बताई हैं, डेटा ऑगमेंटेशन और ट्रांसफ़र लर्निंग की जो 2 टेक्निक्स हैं, शायद ये इसकी डिटेल अभी समझ में नहीं आ रही होगी, वो हम देखेंगे इंशाल्लाह तो आपकी समझ में आएगा। तो ट्रांसफ़र लर्निंग से आप देखिएगा इसकी एक्यूरेसी जो है 90% से 96% पे पहुंच जाएगी, ठीक है। तो अगर मैं अभी देखूं जो हमारा मॉडल है, इसको एवेलुएट करने की कोशिश करें हम, मॉडल डॉट एवेलुएट इमेजेस और टेस्ट लेबल्स के ऊपर, तो देखते हैं कि टेस्ट डेटा पे इसकी एक्यूरेसी कितनी आ रही है। अच्छा, ये तो वैसे हमारा जो है एमनेस डेटा सेट है, ठीक है। हम जो है इस पे चेक करना चाह रहे हैं कि कितनी एक्यूरेसी आ रही है कंप्यूटर विजन के थ्रू। तो ये तकरीबन 99% आ रही है। और किसी को याद है जब हमने जो है उसको नॉर्मल न्यूरल नेटवर्क से किया था तो क्या आ रही थी एक्यूरेसी, याद है किसी को? तो इसको कंपेयर कर लिएगा कि क्या एक्यूरेसी जो है बढ़ी है या नहीं बढ़ी है। बहरहाल तो अभी हम जो है इसको कैट्स वर्सेस डॉग पे करेंगे, तो हम देखेंगे कि जो है ये 90 से 96% पे पहुंच जाएगी ट्रांसफ़र लर्निंग इस्तेमाल करने से, और फाइन ट्यूनिंग के बाद ये 97 पे पहुंच जाएगी। तो अगर ये टेक्निक्स आप लोग लर्न कर जाएं तो इन्हीं टेक्निक्स की मदद से जो है जो आपका डिफरेंट कॉम्पिटिशन हैं इंटरनेट वेरी लार्ज स्केल रिकग्निशन कंपटीशन जो है, ठीक है, जो उनको इस्तेमाल करके जो है ये कोड है, ये आप मैनुअली भी कर सकते हैं, पाइथन के थ्रू भी कर सकते हैं। ये आपका जो डेटा डाउनलोड हुआ है ये उस फोल्डर का पाथ है, ठीक है। उस फोल्डर के पाथ से इन्होंने जो है पहले एक फ़ोल्डर बनाया कैट्स एंड डॉग्स स्मॉल के नाम से, यानी उन्होंने इस डेटा को कम करने की कोशिश की है ताकि हम जो है कम डेटा पे किस तरीके से ट्रेनिंग कराएंगे हम ये सीख सकें। पहले इन्होंने डायरेक्टरी बनाई ओएस की, लाइब्रेरी या पाइथन की,
os.mkdir, mkdir मेथड है, मेक डायरेक्टरी, एक डायरेक्टरी बनाई इन्होंने कैट्स एंड डॉग्स स्मॉल की, उसमें एक फोल्डर बनाया ट्रेनिंग का, एक वैलिडेशन का और टेस्ट का, 3 फोल्डर्स बनाए, ठीक है। और हर फोल्डर के अंदर इन्होंने फिर 2 फोल्डर बनाए, एक में कैट की इमेज रखी और एक में डॉग की इमेज रखी। तो ट्रेनिंग के अंदर 2 फोल्डर है, एक कैट का एक डॉग का। इसी तरीके से वैलिडेशन के अंदर 2 फोल्डर हैं, कैट और डॉग। इसी तरीके से टेस्टिंग के अंदर 2 फोल्डर है, कैट और डॉग। लूप लगा के इन्होंने बोला कि शुरू की जो 1000 इमेजेस हैं, अच्छा नाम उनके वैसे ही है, कैट 1, कैट 2, कैट 3, डॉग 1, डॉग 2, डॉग 3, इस तरीके के नाम है, ठीक है। तो क्योंकि नाम इतने जो है सिस्टमेटिक वे में रखे हुए हैं, तो हम जो है उसमें से अगर हमने शुरू की 1000 इमेजेस उठानी है तो कैट 0, कैट 1, कैट 2, कैट 3, कैट 4 अप टू कैट 999, ये शुरू की 1000 इमेजेस उठाई इन्होंने और उसको कॉपी कर दिया ट्रेनिंग के कैट के फोल्डर के अंदर, ठीक है। ये लोकेशन है, ये उन्होंने लोकेशन उठाई, सोर्स लोकेशन, डेस्टिनेशन लोकेशन, और एसएच यूटिल की लाइब्रेरी है जिसमें कॉपी फाइल का मेथड है, सोर्स बताए, डेस्टिनेशन बताए, कॉपी हो जाएंगी। इसी तरीके से 1000 से लेके 1500 की इमेजेस जो है कैट की इन्होंने जो है उठा ली। तो कैसे उठाई, कैट 1000, कैट 1001, कैट 1002 से लेके कैट 1499 तक की जो इमेजेस हैं उसको लूप लगा के उन्होंने कॉपी किया वैलिडेशन के फोल्डर के अंदर। तो 1000 इमेजेस जो है ट्रेनिंग में चले गई, उसके बाद जो 500 इमेजेस हैं वो वैलिडेशन में चले गई, और फिर जो बाकी इमेजेस बच गई वो टेस्ट के अंदर चले गई, ठीक है। 1500 से लेके 2000 तक की जो इमेजेस हैं वो टेस्ट के अंदर चले गई। यही काम इन्होंने डॉग्स के साथ किया। तो ये काम आप खुद से भी कर सकते हैं। आप जो है शुरू की 1000 इमेजेस सेलेक्ट करके ट्रेनिंग में कॉपी कर दें, कंट्रोल-C कंट्रोल-V करके, और आप जो है बाकी 1000 से लेके 1499 तक की जो इमेजेस हैं वो आप वैलिडेशन में डाल दें, और 1500 से लेके 1999 तक की इमेजेस जो है टेस्टिंग में डाल दें। इसी तरीके से आपने डॉग पे यही काम करना है, ठीक है। तो ये काम जो है ये मैंने पहले ही 100 बाय 150 बाय 3 का। अच्छा, इसमें कुछ इमेजेस होंगी जो छोटे साइज़ की होंगी, कुछ बड़े साइज़ की होंगी, लेकिन हम उसको रीसाइज करेंगे। उसके लिए हम जो है डेटा इमेज जनरेटर यूज़ करेंगे, तो मैं भी बताता हूँ क्या है वो। तो उसकी मदद से इमेज का साइज़ छोटा हो बड़ा हो वो एक ही साइज़ पे ले आएगा। उसके बाद हमने जो है मैक्स पूलिंग लगाया कॉन्वोल्यूशन के बाद, फिर मैक्स पूलिंग के बाद कॉन्वोल्यूशन लगाया, फिर मैक्स पूलिंग लगाया, फिर कॉन्वोल्यूशन, फिर मैक्स पूलिंग। तो मैंने जैसे आपसे कहा था कि ये एक तरीक़ाकार है कि इनको जो है सेट्स की फॉर्म में एक कॉन्वोल्यूशन की लेयर लगाई, फिर मैक्स पूलिंग की, फिर कॉन्वोल्यूशन, मैक्स पूलिंग। जनरली इसी तरीके से हम काम करते हैं। और जब ये फीचर्स निकल के आ गए शुरू की लेयर्स से, उसके बाद हमने फ्लैट करके डेंस लगा दिया, और आखिरी लेयर पे हमने डेंस लगाया है एक न्यूरॉन के साथ। वो इस वजह से क्योंकि ये बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है, या तो कैट होगा या डॉग होगा, 2 ही क्लासेस हैं, तो एक न्यूरॉन काफ़ी है। इसी वजह से हमने एक्टिवेशन फंक्शन जो है सिग्मॉइड यूज़ किया है, ठीक है। तो जब बाइनरी क्लासिफिकेशन करते हैं तो सिग्मॉइड यूज़ करते हैं, जब मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन यूज़ करते हैं तो क्या यूज़ करते हैं, सॉफ्टमैक्स। और जब हम रिग्रेशन करते हैं तो हम कोई एक्टिवेशन फंक्शन नहीं लगाते आखिरी लेयर में। तो ये हमारा न्यूरॉन आखिरी लेयर में एक लगेगा। ये हमारा जो है मॉडल तैयार हो गया। मॉडल की समरी देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं, ठीक है। मॉडल की समरी आ गई। उसके बाद जो है हम मॉडल को कंपाइल करते हैं। ऑब्वियसली यही हम करते आए हैं शुरू से, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है, ठीक है जनाब। जी माय डियर स्टूडेंट, यहाँ तक आप लोग मेरे साथ हैं। अब हमारा असल जो मरहला आ रहा है डेटा को उठाने का।
अभी तक तो हमने जो है जो तरीका पढ़ा था डेटा उठाने का, वो हम क्या करते थे, या तो हम एक्सेल में जो है CSV होती थी हमारी, उससे डेटा उठा रहे होते थे, या जो है कीरास का ही हम बिल्ट इन डेटा सेट इस्तेमाल कर रहे थे। अब माय डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे इमेज को उठाना चाह रहे हैं। तो या तो एक तरीका ये है कि हम इमेज को रीड करें, ठीक है, नमपाई की एरे बनाएं और फिर हम जो है मॉडल को पास करें। दूसरा तरीक़ाकार जो है, जो कि यूज़ करते हैं हम और जो यूज़ करना चाहिए, वो हम इमेज डेटा जनरेटर इस्तेमाल करते हैं। तो इमेज डेटा जनरेटर इमेज को रीड करेगा, इमेज डेटा जनरेटर को हमने सिर्फ डायरेक्टरी बतानी है, वो वहाँ से डेटा को रीड कर लेगा। तो एक इमेज डेटा जनरेटर बनाया हमने। अब माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देखें, हमने जो है इमेज डेटा जनरेटर को बोला है तुम इमेज को रीड करोगे और साथ साथ उसको स्केल भी कर दो। अभी पिछली एग्जांपल में हमने खुद से स्केल किया था, 255 से डिवाइड किया था। यहाँ पे जो है हमने बोल दिया इसको कि तुम जो है डेटा को जैसे ही रीड करोगे, साथ साथ जो है तुम उसको स्केल भी कर लोगे। तो पहले इसका ऑब्जेक्ट बनाया, अब हम जो है इसकी लोकेशन बताएंगे, ठीक है। तो ट्रेनिंग डायरेक्टरी की लोकेशन क्या है हमारी, ट्रेनिंग डायरेक्टरी की लोकेशन हम डाल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा जिस फोल्डर में डेटा पड़ा हुआ है, ज़रूरी नहीं है कि ये जो है सेम फोल्डर के अंदर हो, जहाँ पे भी डेटा पड़ा हुआ है आपका वो लोकेशन आप दे देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास ट्रेनिंग डायरेक्टरी में हमने कहा फ्लो फ्रॉम डायरेक्टरी, इस डायरेक्टरी से डेटा उठाओ। और ये देखें, ये जो मैंने आपसे बात की थी कि आप अपनी मर्ज़ी से जो है इसको डायरेक्टरी बताओगे और टारगेट साइज़ बताओगे। मैंने कहा था ना कि हम जो है साइज़ छोटा बड़ा भी होगा तो हमारा जो इमेज डेटा जनरेटर है वो साइज़ एडजस्ट कर लेगा, वो उसको रीसाइज़ कर देगा। तो 150 बाय 150 का साइज़ हमने दिया है, तो इस साइज़ की इमेज बना देगा। क्लास मोड बाइनरी हो गया, बैच साइज़ दे दिया हमने, बैच में जो है डेटा रीड करेगा, ठीक है। हमने जो है इसको चलिए तो है हम सही फॉर्मेट में दे देते हैं डायरेक्टरी। तो इसको जो है देखें 2000 इमेजेस मिली हैं 2 कैटेगरीज की, ठीक है जनाब। इसके बाद जो है हम वैलिडेशन डेटा जो है उसको जो है दे देते हैं। वैलिडेशन डेटा का भी वही तरीका कार होगा। हमने बोला कि फ्लो फ्रॉम डायरेक्टरी, वैलिडेशन डायरेक्टरी बतानी पड़ेगी इसको, वैलिडेशन अंडरस्कोर डायर। तो वैलिडेशन डायरेक्टरी हमारी यहाँ पर जनाब। तो फ्लो फ्रॉम डायरेक्टरी हमने टारगेट साइज़ दे दिया 150 बाई 150 की हमारी इमेज होनी चाहिए। बैच साइज़ जो है 20, क्लास मोड बाइनरी, क्योंकि ये बाइनरी डेटा है, मतलब दो दो कैटेगरीज का डेटा है। तो इट कुड भी हम जो है मल्टीपल क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स सॉल्व करना चाह रहे हो तो फिर यहाँ पे बाइनरी ही नहीं आएगा, तो मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन के हिसाब से हम जो है इसका ऑप्शन सेट करेंगे।
ये हमारे पास वैलिडेशन डेटा हो गया, और अब हम जो है इसको फिट कर देंगे। ठीक है जनाब, तो फिट करेंगे तो ये जो है ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब फिट करते हुए देखें, हम जो है यहाँ पे नॉर्मली डेटा देते थे ना, यहाँ पर हम क्या दे रहे हैं, जनरेटर दे रहे हैं, इमेज डेटा जनरेटर का ऑब्जेक्ट दे रहे हैं। ठीक है, कितने ईपॉक्स चलाने हैं, 30, और हर ईपॉक के 100 स्टेप्स होंगे। ठीक है, तो उसके हिसाब से जो है फिर हमारा बैच साइज डिसाइड होगा और ये रन होगा। ठीक है, तो ये जो है ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई इसकी। ठीक है जनाब, तो ये इट विल टेक सम टाइम, और उसके बाद जो है ये आपको जो है बता देगा कितनी एक्यूरेसी आ रही है। तो ये जो है एक तरीक़ेकार ये था जी। स्टेप्स पर इपॉक ये क्या है? ये देखें ना, तो पहले ये 100 है, ये आपके पास एक ईपॉक के अंदर 100 स्टेप्स हैं, और तो आपके पास ये कैलकुलेट इस तरीके से होगा कि आपके पास जो है 2000 इमेजेस हैं आई थिंक। ठीक है, और बैच आपका जो है वो बन रहा है 20 का, तो 1000 डिवाइडेड बाई 20, 2000 डिवाइडेड बाई 20, तो ये बनेगा 100। ठीक है, समझ आया? देखें, अगर आपके पास कैलकुलेटर खुल जाए, कहाँ चला गया कैलकुलेटर, ये थोड़ा सा स्लो हो गया कंप्यूटर। तो देखें ना, 2000 इमेजेस हैं। ठीक है, 2000 इमेजेस हैं, और एक बैच के अंदर जो है आपके पास 20 इमेजेस हैं। ठीक है, तो कितने स्टेप्स हो गए, 100 स्टेप्स हो गए ना। जब ये 100 दफ़ा चलेगा तो आपके पास जो है ये पूरा एक ईपॉक कंप्लीट होगा। ठीक है, तो सर अगर हम ये ना भी दें तो कोई मसला है? हाँ मेरा ख्याल है इसको ना भी दे तो चल जाना चाहिए इसको। बहरहाल अभी तो ये चल रहा है, चेक कर लिएगा इसको। ठीक है, तो ये जो है इसको देख लिएगा कि जो है अगर इसको ना दें तो क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ये हमने जो है इमेज डेटा जनरेटर को इस्तेमाल करके रीड किया, और इसको जो है इसको फिर प्लॉट करा लेंगे हम आखिर में। तो जब आप इसको प्लॉट करेंगे तो आपको जो है ट्रेनिंग और वैलिडेशन एक्यूरेसी जो है वो नज़र आ जाएगी। ट्रेनिंग एक्यूरेसी और वैलिडेशन एक्यूरेसी का कर्व जो है ये करीब करीब होना चाहिए। जिस पॉइंट पे ये अलग अलग होने शुरू हो जाए उस पॉइंट पे हमने रोक देना है, क्योंकि ओवरफिटिंग स्टार्ट हो जाएगी उस पॉइंट पे। ठीक है, ये तो हम पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 4 में। हमने जो है बड़ी कोशिश की कि ट्रेनिंग और वैलिडेशन एक्यूरेसी करीब करीब रहे, ओवरफिटिंग ना हो। तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। ठीक है, अब हम जो मॉडल पढ़ने जा रहे हैं तो उसमें जो है कुछ इस तरीके से होगा कि बाज़ औक़ात जो है आपको वीक्स लग सकते हैं, हफ्ते लग सकते हैं एक मॉडल को ट्रेन कराने में। ठीक है, तो सही कोलैब पे चल बाहर जाएगा? कोलैब पे चलाएं, कोलैब पे थोड़ा सा जो है जीपीयू होने से आपको फ़ायदा हासिल हो जाएगा। तो बाहर मुल्कों में तो ये आसानी होती है कि उनके पास लैब्स होती हैं, और वो उस पर जो है आसानी से जीपीयूज़ पे काम कर सकते हैं। तो इसी वजह से कॉम्पिटिशन में जो है ऐसा होता है बाज़ औक़ात कि हफ्तों चलाना पड़ता है, फिर आपका एक मॉडल निकल के आता है, फिर आपको लगता है कि इसको थोड़ा सा चेंज करना चाहिए मज़ीद, फिर मज़ीद आप उसको ट्रेन कराएंगे। तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, लॉट ऑफ एफर्ट, और उसके बाद जाके लॉट ऑफ रिसर्च, उसके बाद जाके आपको एक ऐसा मॉडल मिलता है जो कि यूनिक होता है बाकी मॉडल से, और वो कंपटीशन में विन करता है फिर। ठीक है जनाब, कोई क्वेश्चन हो?
जी, एनी क्वेश्चन? नो क्वेश्चन? नो सर। तो इसको चला के देखिएगा, ठीक है ना। फिर हम क्या करेंगे, इसमें डेटा ऑगमेंटेशन करेंगे। डेटा ऑगमेंटेशन मैं बता देता हूँ डेफिनेशन। डेटा ऑगमेंटेशन ये होती है जब आपके पास डेटा कम हो ना, तो डेटा बढ़ाने का तरीक़ाकार ये होता है कि हम एक इमेज को उठाते हैं, उसको थोड़ा सा लेफ़्ट रोटेट कर दिया, थोड़ा सा राइट रोटेट कर दिया, एक नई इमेज आ गई। उसको थोड़ा सा जूम कर दिया, एक नई इमेज आ गई। उसको थोड़ा सा जूम आउट कर दिया, यानी दूर से देखा, छोटी इमेज हो गई, तो ये एक नई इमेज आ गई। उस पर फिर मज़ीद जो है ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, कंप्यूटर ग्राफिक्स वाले ज़्यादा बेहतर जानते हैं। शेयरिंग होती है, SHEER, शेयर, रोटेट, जूम, ट्रांसलेट। इमेज में कैट की इमेज जो है बिल्कुल लेफ़्ट पे थी, आपने ट्रांसलेट किया उसको, लेफ़्ट से राइट पे ले गए इमेज को, ठीक है। तो ये नई इमेजेस बन जाती हैं। यानी डेटा कम है तो डेटा से नया नया डेटा बनाने का तरीक़ाकार क्या है, आप उसको जो है थोड़ा सा कंप्यूटर ग्राफिक्स के जो ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, जूम, रोटेट, शिफ्ट, शेयर, कलर जो है उसका, वो भी जो है आप ब्राइटनेस कम कर दें। इस तरीके से जो है आप बहुत सारी नई इमेजेस बना सकते हैं। तो उससे भी जो है परफॉर्मेंस, जैसे यहाँ पे शो भी होगा आपको आगे चल के, कि परफॉर्मेंस जो है अच्छी हो जाती है, एक्यूरेसी अच्छी हो जाती है। तो इट इज़ वन ऑफ दी टेक्निक जिसके थ्रू जो है आप ओवर फिटिंग को फाइट कर सकते हैं। इसके अलावा एक और टेक्निक है ट्रांसफ़र लर्निंग, जो कि इंशाल्लाह हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आई होप जो है थिंग्स आर क्लियर। एनी इश्यूज़, कोई क्वेश्चन है? अदरवाइज वी एंड द क्लास। जी जनाब, देन कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं? ये चलने में, जी, मॉडल कंप्लीट चलने में कितना टाइम लगेगा? ये तकरीबन देखें ना, अभी ये आधा घंटा तो ले लेगा अभी ना चलने में, क्योंकि 5 मिनट में एक ही पॉप, जब नहीं आधा घंटा भी नहीं, ये ज़्यादा टाइम लेगा, 1.5 घंटा लेगा ये चलाने में, ठीक है। तो ये आप लोग अपने पास चला लिएगा। पहले तो आपको इमेज डाउनलोड करनी पड़ेंगी इसकी, तो ये तकरीबन 700-800 MB की तो इमेजेस होंगी ये, ठीक है। तो इस वजह से टाइम ले रहा है ये। हमारे लैपटॉप इतने हाई कॉन्फ़िगरेशन के नहीं है कि हाँ, लैपटॉप जो है तो आप कॉन्सेप्ट समझ लें ना। अभी जब आपको जो है किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना हो, या कोई आप जो है कमर्शियल प्रोजेक्ट कर रहे हो, तो फिर उसके लिए आपको लैपटॉप ख़रीदना पड़ेगा। अभी जो है आप इसको जो है एक ईपॉक कम कर दें, 2-3 ईपॉक पे चला के देख लें इसको, ठीक है। अभी तो आप इतना कर सकते हैं, आइडिया डेवलप हो जाए आपका, उसके बाद जो है फिर आप जब प्रोडक्शन इन्वायरमेंट के लिए काम करना चाहें तो फिर आप जो है अच्छा लैपटॉप ख़रीद लें, ठीक है। या केगल पे चला लें इसको, केगल पे भी चला सकते हैं। मैं तरीका बता दूंगा। केगल पे आपको डेटा अपलोड करना होगा गूगल ड्राइव में, उसको माउंट करना पड़ेगा, तो गूगल ड्राइव से आपका डेटा उठ के आ रहा होगा, ठीक है जी। चलें जी, क्लास एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।